नमस्कार, मैं रविश कुमार। अदानी समूह की तरफ से खंडन आया है। इसका मतलब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि खंडन किस खबर का आया है। अदानी समूह के खंडन के बाद भी आज गार्डियन और द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के कई शेयरों के दाम में 2 से 3% तक की गिरावट देखी गई। जनवरी से अगस्त चला गया, 8 महीने बीत गए। अदानी समूह सुप्रीम कोर्ट की हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट का अपने पक्ष में क्लीन चिट की तरह इस्तेमाल करने लगा है, जैसे सारी जांच पूरी हो गई हो और सारी बात खत्म हो गई हो। अब कोर्ट को ही बताना चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है उसके संदर्भ में उसकी हाई लेवल कमेटी ही जांच करने लायक है या किसी और सक्षम एजेंसी से मीडिया रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। हमने जो रिपोर्ट पढ़ी है गार्डियन में, फाइनेंशियल टाइम्स में, और जितना समझा है उससे एक बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि क्या सेबी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को सारी बातें बताई हैं। इस साल मई में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों कहा कि 2016 में अदानी समूह के बारे में कोई जांच नहीं चल रही थी। यह बात गलत है, लेकिन जिस तरह से 2014 में चल रही एक जांच का मामला सामने आया है, क्या यह सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया था? आज फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP की वेबसाइट पर अदानी समूह के बारे में कई पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। अदानी समूह ने उन सभी को पुराना बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। आज की रिपोर्ट में सेबी के इस दावे को चुनौती दी गई है कि अदानी समूह के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि जनवरी 2014 में भारत सरकार का सेबी और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के साथ पत्राचार हुआ है, जिसका काम स्मगलिंग और आर्थिक अपराधों पर नजर रखना है। इसके आधार पर वे दावा कर रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स की जनवरी 2014 से अदानी समूह की कई कंपनियों की जांच हो रही थी। अखबार उन दस्तावेजों को सामने लाने का दावा करता है। DRI के प्रमुख ने सेबी को पत्र के साथ साथ सबूतों की एक CD भी सौंपी थी, क्योंकि सेबी स्टॉक मार्केट में अदानी ग्रुप के लेन देन की जांच कर रहा था। अदानी पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्फ्लेटेड बिल, यानी ऐसे बिल के जरिए भुगतान हुआ जिसमें बढ़ा चढ़ाकर पैसा दिया गया, दाम से बहुत ज्यादा। DRI ने यह भी लिखा है कि इससे संकेत मिलता है कि इस तरह के बिल से जो भी पैसा बना, ज्यादा पैसा लिया गया, उसी का कुछ हिस्सा वापस भारत के स्टॉक मार्केट में अदानी समूह के माध्यम से लगाया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने तो लिखा है कि पहली बार 2007 में DRI ने हीरो के अवैध व्यापार की स्कीम में अदानी की 3 कंपनियों को शामिल पाया था। इन तीनों का निदेशक ताइवान के चैंग चुंग लिंग को पाया गया। एक और ट्रेडिंग फर्म जो उस व्यापार में शामिल थी, उसका प्रतिनिधित्व संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अली शबन आहली कर रहे थे। ये बात भी सामने आई कि चैंग का सिंगापुर में वही पता है जो विनोद अदानी के घर का पता है। OCCRP ने लिखा है कि अदानी समूह ने अपनी विदेशी सब्सिडियरी को ज्यादा पैसे दिए, बिजली बनाने के उपकरण की ज्यादा कीमत दी गई। यह भी 2014 में DRI की जांच में पाया गया। इसमें भी चैंग और आहली का नाम आता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि DRI ने मोदी के कार्यभार संभालने से ठीक पहले अदानी पर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद DRI ने अदानी को क्लीन चिट दे दी और केस बंद कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात थी कि 2014 में DRI ने सेबी को चेताया था? क्या सेबी ने जांच की इस बात को सुप्रीम कोर्ट से छिपाने की कोशिश की? जिस समय की बात हो रही है उस समय सेबी के प्रमुख UK सिन्हा थे। इसी UK सिन्हा को NDTV के बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है जब अदानी समूह NDTV का अधिग्रहण करता है। उस समय आई खबरों के मुताबिक अदानी ग्रुप के अनुरूप NDTV के डायरेक्टर्स बोर्ड की स्वतंत्रता और बिजनेस पर्पस को सुनिश्चित करने के लिए इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। सिन्हा के बोर्ड में शामिल होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि सिन्हा बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, लेकिन 2011-17 के बीच सेबी के अध्यक्ष होने के नाते क्या उन्हें इस समय किसी अदानी एंटरप्राइजेस के बोर्ड में शामिल होना चाहिए?
तब जब सेबी अदानी की जांच कर रही है। हालांकि 6 साल पहले उनका सेबी से रिश्ता खत्म हो चुका है, मगर यह धारणा की भी बात है। जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है, सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शांत क्यों हैं? क्या यह संदेह के लिए पर्याप्त नहीं है? जिस आदमी के रहते डीआरआई ने सेबी को चेतावनी दी, वही आदमी आगे चलकर एनडीटीवी के बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स तो दावा कर रहा है कि 2014 में ही डीआरआई के प्रमुख ने सेबी को पत्र लिखा, क्योंकि सेबी अदानी समूह को लेकर जांच कर रही थी। उस पत्र के साथ डीआरआई ने सबूतों की एक सीडी सौंपी। यह एक ऐसी जानकारी है जो अभी तक की सारी लीपापोती के खेल को पलट देती है, ऐसा लगता है। अदानी समूह ने इसका सिरे से खंडन किया है और कहा है, ये उनके ही भावानुवाद हैं, ये जो दावा किया जा रहा है वो जांच तो 1 दशक पहले बंद हो गई। एक एजुकेटिंग बॉडी और एक ट्रिब्यूनल ने इसमें कुछ भी नहीं पाया। जो भी लेन देन हुआ वह नियमों के मुताबिक हुआ। मार्च 2023 में यह मामला अंतिम रूप से खत्म हो जाता है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई गड़बड़ी नहीं पाई। पैसे के हस्तांतरण से लेकर बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए बिल के बारे में जो आरोप हैं, उनमें कोई दम नहीं है। वैसे भी इन एफपीआई का मामला सेबी की जांच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के अनुसार न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मीडिया संस्थान जो हमें प्रश्न तो भेजते हैं, मगर हमारा जवाब पूरा नहीं छापते हैं। अदानी का जवाब यहां इस हिस्से का पूरा होता है। लेकिन एफटी ने तो दावा किया है कि यह जांच मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद बंद हुई। तब 1 दशक कहां होता है? क्या अदानी समूह और अखबार 2 अलग अलग जांच के बंद होने की बात कर रहे हैं, या दोनों एक ही बात कर रहे हैं? फिर यह कौन सी जांच है जिसके बारे में 19 जुलाई 2021 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सेबी अदानी समूह की जांच कर रही है, मगर सेबी ने कह दिया कि जांच की बात आधारहीन है। वो कौन सी जांच थी जिसके बारे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया था? क्या इस जांच के बारे में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, जिसका हवाला पंकज चौधरी ने लोकसभा में दिया? प्रशांत भूषण इसी तरह के मामले में वकील हैं। हमने उनका बयान मांगा कि वे इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं और किस तरह की संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे सकते हैं। इसका आधार ये था कि 2014 में ही मोदी सरकार आने से जस्ट पहले डीआरआई ने 2 बहुत लंबे शो कॉज नोटिस अडानी को दिए थे, जिसमें इसका पूरा पर्दाफाश किया गया था कि किस तरह से 2 बैक टू बैक इनवॉइसेस बनाए गए। यानी इक्विपमेंट जो है अडानी की हिंदुस्तान की कंपनी ने खरीदा साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की कंपनी ने एक इनवॉइस विनोद अडानी की दुबई बेस्ड कंपनी को दिया और एक दूसरा इनवॉइस विनोद अडानी की दुबई बेस्ड कंपनी ने यहाँ की अडानी की कंपनी को दिया, और इसमें 4 गुने का फर्क था, यानी कई हज़ार करोड़ का। और इस तरह से ये पैसा जो साइफन आउट किया गया, ये मॉरिशस भेज दिया गया। अब उस पर हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल करी, जो अभी तक लंबित है। लेकिन उसमें सरकार की तरफ से ये बोला गया कि नहीं, बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसको रफा दफा कर दिया, ये कह के कि नहीं, विनोद अडानी तो अलग आदमी है
और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा फर्क था। उसी आधार पर सीबीआई ने भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करी उसी समय 2014 में कि इस ओवर इन्वॉइसिंग के आधार पर इन्होंने बहुत सारा पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन के तौर पर उठा लिया है और इसमें बैंक ऑफिशियल्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसको भी 2015 में बंद कर दिया गया इनकी मोदी की सरकार आने के बाद, ये कह के कि भाई हम महाराष्ट्र में इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते जब तक महाराष्ट्र सरकार की परमिशन ना हो। तो इस तरह से इन सब मामलों को मोदी सरकार के आने के बाद रफा दफा किया गया। मुंबई में इंडिया नाम के विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं तो ये जो चाइनीज नेशनल है ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? ये साबित होना चाहिए। ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? ये दूसरा सवाल। राहुल गांधी लगातार अदानी समूह को लेकर आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी उठा रहे हैं। संजय सिंह को जब राज्यसभा से कुछ दिनों के लिए निलंबित किया गया तो उन्होंने कहा कि अदानी पर बोलने की सजा मिली है। राहुल की सदस्यता गई तो उन्होंने कहा कि अदानी पर बोलने की सजा मिली है, मगर वे बोलने से कभी नहीं रुकेंगे। यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, फिर जो अखबारों में छपा है वो भी खुद से पढ़िए और अदानी समूह के खंडन को भी। बहुत सारे एंगल हैं तो हम एक और वीडियो करेंगे ताकि सारी बातें आएं।
इस तरह आज की रिपोर्ट में दो बातें प्रमुख लगी। पहला कि सेबी 2014 में जांच कर रही थी, डीआरआई ने कई सवाल उठाए, सबूतों की सीडी सेबी को दी। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अली शबन आहली और ताइवान के चैंग चुंग लिंग नाम के दो व्यक्तियों का कारोबारी संबंध विनोद अदानी से बताया जा रहा है। ये लोग कथित रूप से विनोद अदानी की देखरेख में अदानी समूह के शेयरों की खरीदारी किया करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और टैक्स बचा ले जाते हैं। यह सब दिखाया गया इस रिपोर्ट में, जहां तक और जैसे हमने समझा है, जिससे अदानी समूह ने पूरी तरह से बोगस बताया है। ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है उसे पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बताया है कि सालों से सेबी को शक था कि अदानी के कुछ पब्लिक शेयर धारक असल में पब्लिक के नहीं हैं, बल्कि अदानी समूह के प्रमोटर के ही लगते हैं। 2020 में सेबी ने 13 विदेशी इकाइयों की जांच शुरू की जो अदानी समूह की कंपनियों में स्टॉक धारक थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अनुसार जांच एक जगह जाकर फंस गई, क्योंकि सेबी स्पष्ट रूप से यह चिन्हित नहीं कर पाई कि उस पैसे के पीछे अंतिम लाभार्थी कौन था। इन 13 में से 2 में चैंग और आहली का नाम अब इन रिपोर्ट में बाहर आया है, जो आज छपी है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को पता नहीं चला कि अंतिम लाभार्थी कौन है, अभी तक पता नहीं चला। सेबी को अभी तक मालूम नहीं। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने यह तो पता लगा लिया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उस वक्त बाहर की किन कंपनियों ने, किन फंड और फर्म ने शेयर बेचकर मुनाफा कमाया और भारत के बाजार पर हमला करने का प्रयास किया। लेकिन सेबी और ईडी को ताइवान के चैंग और दुबई के आहली और विनोद अदानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आज जो खबरें छपी हैं, क्या उसके बारे में अदानी समूह का खंडन ही अंतिम सत्य मान लिया जाए, पर्याप्त मान लिया जाए? हाल ही में सेबी को लेकर 2 खबरें आईं। सेबी की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पहले तो 14 अगस्त तक ही रिपोर्ट फाइनल करके देनी थी, मगर सेबी ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा। जब वह भी बीतने लगा तो 24 अगस्त को रिपोर्ट जमा की, लेकिन केवल 22 मामलों की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई। सेबी ने कहा कि केवल 2 मामलों में जांच पूरी होने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि बाहरी एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार है। सेबी ने कहा कि 13 विदेशी कंपनियां अदानी समूह की कंपनियों में शेयर धारक हैं, स्टेक होल्डर हैं। कई कंपनियां टैक्स हेवन क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए 12 कंपनियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इनके शेयर धारक कौन हैं। इस मसले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विस्तार से ट्वीट करते हुए लिखा और अपना पक्ष रखते हुए अप्रैल में भी लिख चुके हैं कि सेबी ने सच का पता लगाने के लिए 6 महीने का और समय मांगा है। यह याद रखने की जरूरत है कि कोर्ट की कमेटी का कार्य क्षेत्र सीमित है। वह समूह के एंटायर पॉलिटिकल साइंस और व्यापारिक कार्य प्रणाली की जांच नहीं कर सकती, न करना चाहेगी। यह केवल संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ही कर सकती है। सेबी का एक नियम था कि किसी कंपनी में लगा विदेशी फंड किसका है, उसका असली मालिक कौन है, उसके बारे में सेबी को बताना पड़ता था। 2019 में इस नियम को समाप्त कर दिया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि सेबी अदानी की कंपनियों में पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशकों के मालिकों का पता लगाने में फेल रही है। तो फिर अदानी समूह सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को सर्टिफिकेट के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर रहा है? क्या सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? कोर्ट को बताना चाहिए। अभी तो सेबी ने अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है, तो अदानी समूह कैसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का इस्तेमाल अंतिम रिपोर्ट के तौर पर कर रहा है? विपक्ष मांग करता रहा कि संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो, सरकार नहीं मानी। हंगामे के कारण कई दिन संसद नहीं चली, मगर टस से मस नहीं हुई सरकार ने अपनी तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर छोड़ दिया गया। 8 महीने में अदानी समूह को लेकर जो सवाल उठे, उसके अंतिम छोर पर भारत की जांच एजेंसियां नहीं पहुंच सकी। अंतिम लाभार्थी कौन है, यह सवाल बना ही हुआ है। जवाब के तौर पर इसी समूह का खंडन जनता के सामने है। कायदे से इस सवाल का पीछा भारत के पत्रकारों को करना चाहिए था, मगर उनका काम ऐसे सवालों पर पर्दा डालना रह गया है। अब जब गार्डियन से लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छाप दी है, दावा किया है कि अदानी समूह के हिस्सेदारों का अनाम चेहरा सबके सामने ले आए हैं,
इनके नाम हैं, जैसा हमने आपको बताया, संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अली शबन आहली और ताइवान के चैंग चुंग लिंग। जिस समय अदानी समूह को लेकर छपी इन खबरों पर हंगामा हो रहा था, सरकार ने एक और हंगामा खड़ा कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का ट्वीट आया कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। क्या यह सब उस कदम का हिस्सा है जिसके जरिए जनता के बीच लगातार सनसनी बनाकर रखी जाती है? वो अब चुनाव की अटकलों में भटका दी जाएगी और गोदी मीडिया को डिबेट करने के लिए एक वैध टॉपिक मिल जाएगा, ताकि जनता की नज़र में ये बात ही ना आए कि कोई गोदी मीडिया अदानी पर डिबेट क्यों नहीं कर रहा है। जरा सोचिए और याद कीजिए कि इसी तरह जुलाई के पहले सप्ताह में खबरों में शोर मचा कि मोदी अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने जा रहे हैं। कितने नए नामों पर चर्चा होने लग गई। मंत्रिमंडल का वो बदलाव कहां चला गया? अब पता कीजिए कि किस खबर को दबाने के लिए इस तरह का हंगामा हुआ। अगर यह जानबूझकर भी नहीं हुआ तो इस हंगामे से कौन सी खबर आपके सामने आने से दब कर रह गई? याद कीजिए, गार्डियन की यह हेडलाइन देखिए, मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट्स सजेस्ट। इसके अलावा इस खबर को फाइनेंशियल टाइम्स ने भी अपने हिसाब से किया है। भारत में इसे न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज मिनट ने भी छापा है। इसे कवर करने वाले पत्रकारों के नाम भी जान लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स में डैन मैक्रम, जॉन रीड ने रिपोर्ट की है। मूल खबर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP के आनंद मंगनाले, रवि नायर और NBR अकार्डियो ने की है। इस खबर में दावा किया गया है कि अदानी समूह के शेयरों का अंतिम लाभार्थी कौन है, किसका पैसा है, किस तरह से बरमूडा जैसे छोटे से द्वीप से चलने वाली निवेश की एक कंपनी में कथित रूप से पैसा लगाया जाता है। यह वो सवाल है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खूब उठे, मगर ठोस जवाब नहीं मिले। जांच एजेंसियां उस जवाब तक पहुंच ही नहीं पाई, मगर आज की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वो जवाब हासिल कर लिया गया है। द गार्डियन के लिए हैना एलिस पीटरसन और सिमोन गुडले ने रिपोर्ट की है। द गार्डियन की हैना एलिस पीटरसन ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारी जांच से यह बात सामने आई है कि अदानी मामले की जांच कर रही सेबी को 2014 के शुरू में ही चेतावनी दी गई थी कि यह कंपनी बाजार की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही सेबी की जांच गायब हो गई। अदानी समूह ने इन रिपोर्ट की खबरों का लगातार खंडन किया है। हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP किस तरह की संस्था है, इसमें निवेश करने वाले कौन कौन हैं और इसने पहले किस तरह की खबरें ब्रेक की हैं, क्योंकि इसे लेकर इस वक्त संदेह किया जा रहा है। मगर रिपोर्ट में जो तथ्य हैं, दस्तावेज हैं और तर्क हैं, उन पर बात क्यों नहीं हो रही है? उससे पहले हमारा संदेह इस बात को लेकर भी है, और आपको भी होना चाहिए, कि किसी संस्थान के पत्रकार अनाम कॉरपोरेट को लेकर किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पर, तो इसके बारे में 6 दिन पहले ही खबर आ जाती है, वो भी दूसरी जगह। आपको शक नहीं होता? क्या ऐसी खबर छपती भी है? आपने कभी इस तरह की खबरें देखी हैं कि इंडियन एक्सप्रेस छाप रहा है कि द वायर 10 दिन बाद किसी कॉरपोरेट के बारे में खबरें छापने जा रहा है? मीडिया की रिपोर्टिंग करेगा कि उस अखबार के बिजनेस बीट का रिपोर्टर किस स्टोरी पर काम कर रहा है। क्या आप सभी ने कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए दिमाग तो लगाना ही नहीं है? ऐसा कहीं छपता भी है? आप जरा सोचिए। आज की रिपोर्ट से 6 दिन पहले PTI में खबर आती है। यहां भी अदानी का चैनल पीछे रह गया। PTI को 6 दिन पहले पता चल गया कि किसी कॉरपोरेट को लेकर रिपोर्ट आने वाली है और खबर के जरिए OCCRP को लेकर सवाल खड़ा कर दिया गया कि भारत विरोधी है। PTI में छपने के बाद इस PTI की खबर को उसी दिन NDTV की साइट पर प्रकाशित किया जाता है कि भारत के किसी कॉरपोरेट फर्म के पर्दाफाश के पीछे अरबपति जॉर्ज सोरोस का हाथ है। अब साफ हो गया है कि PTI की खबर में जिस कॉरपोरेट का नाम नहीं लिया गया, उसका नाम अदानी समूह है। अगर PTI की रिपोर्ट में मकसद को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो उस लिहाज से कोई PTI के मकसद पर भी सवाल उठा सकता है। क्या PTI इस तरह से रिपोर्ट करेगी कि ANI किस नेता का बयान दिखाने जा रही है? आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए।
वरना ये लोग आपको बनाकर चल देंगे। आज की खबर का सार क्या है? मेरे हिसाब से सार यह है कि जिन सवालों का जवाब भारत की जांच एजेंसियां पता नहीं लगा सकी, उनके जवाब दुनिया के आधा दर्जन पत्रकार मिलकर खोज लाए हैं, दावा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जिन लोगों के बारे में शक था उनके साथ होने के सबूत हैं, अदानी से जुड़े होने के सबूत हैं और वे नए सवाल भी उठा रहे हैं। आज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए नए दस्तावेज मिले हैं। इनके सहारे रिपोर्टरों ने 2 लोगों के बारे में पता लगा लिया है जो अदानी समूह के शेयरों में वर्षों से निवेश करते रहे हैं। इन 2 के नाम है नासिर अली शाबान अहली और चैंग चुंग लिंग। दोनों का अदानी परिवार से बहुत गहरा संबंध बताया गया है। इनका नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी आया। नासिर दुबई का है और चैंग चुंग लिंग ताइवान का। यहां तक कि समूह से जुड़ी कंपनियों में निदेशक और शेयर होल्डर के रूप में मौजूद हैं। रिकॉर्ड से ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अदानी के शेयरों को खरीदने बेचने में इन लोगों ने जिस फंड का इस्तेमाल किया उस फंड पर भी अदानी परिवार के वरिष्ठ सदस्य का नियंत्रण है। वरिष्ठ सदस्य का नाम विनोद अदानी बताया गया है। यह मूल बात है जिसे अदानी समूह पुराना आरोप और बेकार मानता है। ओसीसीआरपी के रवि नायर ने कहा है कि वह अदानी समूह के खंडन से सहमत नहीं है। अदानी समूह ने चैंग लिंग और नासिर अहली के साथ के संबंधों का खंडन अपने मीडिया स्टेटमेंट में नहीं किया है। इन तीनों रिपोर्ट में ओसीसीआरपी, फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है। खंडन के बाद भी छाप दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जिन एजेंसियों से संपर्क किया उनमें से कोई जांच एजेंसी इस मामले की तह तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि जिसका पैसा है वह कई 100 पर्दों के पीछे छुपकर खड़ा है। और यह कई 100 पर्दे कहां लगे हैं? मॉरिशस में, खूबसूरत सा देश कहते हैं जहां पैसे का असली मजा लूटने वालों का ऐशगाह भी है। इसे टैक्स हेवन कहते हैं, टैक्स से बचने वालों की सुरक्षित जगह, ऐशगाह ही समझिए। ओसीसीआरपी ने दावा किया है कि बैंक से लेकर आंतरिक ईमेल और अन्य लोगों से बातचीत के बाद मॉरिशस में लगे 100 पर्दे के पीछे खड़े उन 2 लोगों को पहचान लिया गया है जो कई साल से हजारों करोड़ रुपए अदानी समूह में पैसा लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और टैक्स देने से बच रहे हैं। कम से कम 2 मामलों में देखा गया है कि इतना पैसा लगाने वालों का संबंध अदानी समूह में बहुमत के शेयर रखने वाले अदानी परिवार से है। दुबई के आहली और ताइवान के चैंग चुंग लिंग, जिनका नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी आया था, इनके अदानी परिवार के साथ पुराने बिजनेस संबंध बताए गए हैं। ये दोनों अदानी समूह की कंपनियों और विनोद अदानी की कंपनियों में निदेशक और शेयर धारक रहे हैं, ऐसा बताया गया है। चैंग और आहली का नाम पहली बार सामने नहीं आया है, पहले भी कई रिपोर्ट में आ चुका है। क्वार्ट्ज के समंत सुब्रमण्यन ने फरवरी में इस पर विस्तृत रिपोर्ट कर दी थी। हिंडनबर्ग ने तो चैंग और गौतम अदानी की साथ में तस्वीर भी छाप दी। आज की रिपोर्ट में एक सवाल उठाया गया है कि क्या चैंग और आहली को माना जाए कि प्रमोटर की तरफ से काम कर रहे हैं। यहां सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या अदानी समूह के भीतर से किसी निवेशक ने अदानी का स्टॉक खरीदा था, जिससे अपने लोगों यानी इनसाइडर की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा हो जाती है। अगर ऐसा हुआ है तो यह गैर कानूनी होगा, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने ही लोगों से अधिकांश शेयर खरीदवा ले तो बाजार में उसके शेयरों की कमी हो सकती है, उनके दाम बढ़ सकते हैं और उससे उस कंपनी का मार्केट कैप यानी वैल्यू भी बढ़ जाता है। आम निवेशक को लगता है कि कंपनी का कारोबार तो शानदार चल रहा है, वो पैसा लगाता है, शेयर खरीदता है, शेयर के दाम बढ़ते हैं। कंपनी यह सब दिखाकर बैंक से हजारों करोड़ रुपए के लोन उठा लेती है, एक और नई कंपनी बना लेती है। अगर ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो भारत के कानूनों के हिसाब से ऐसी कंपनी को डिलिस्ट किया जा सकता है। आज की रिपोर्ट में केवल मॉरिशस का नाम नहीं है, बरमुडा की एक कंपनी का भी नाम है जिसे इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उन कंपनियों के नाम तो थे, मगर कौन इन कंपनियों के जरिए अदानी समूह में निवेश कर रहा था उनका नाम नहीं था। दावा किया जा रहा था कि उनमें से 2 नाम अब सामने आए हैं, संबंध अब स्थापित हुए हैं। अदानी समूह ने सुप्रीम कोर्ट की हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया है
कि आरोप साबित नहीं हो सके हैं। अदानी समूह ने कहा है कि यह जो नए खुलासे का दावा किया जा रहा है वो अनर्गल है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ही फिर से दोहराया जा रहा है। अदानी समूह की जितनी भी कंपनियां हैं सभी नियम कानूनों का पालन करती हैं। अदानी समूह का जवाब है कि यह केवल एक खास कंपनी पर हमला नहीं है बल्कि भारत पर सुनियोजित हमला है, भारतीय संस्थाओं की साख पर हमला है। यह सब गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है, उसी से पढ़ रहा हूं। आहली और चैंग ने ओसीसीआरपी के सवालों का साफ साफ जवाब नहीं दिया है। गार्डियन अखबार से चैंग ने बात की है और कहा है कि उसे अदानी के शेयरों की सीक्रेट खरीदारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मगर यह नहीं कहा कि उसने शेयर खरीदे हैं या नहीं। उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछ बैठा कि उसके दूसरे निवेशों में उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है, हम तो केवल बिजनेस हैं। चैंग ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा है कि उसे इस मामले की जानकारी नहीं है और वो विनोद अदानी को नहीं जानता। यह तक कह दिया कि क्या मुझसे सवाल करने वाला रिपोर्टर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। विनोद अदानी और आहली ने फाइनेंशियल टाइम्स को जवाब ही नहीं दिया, सेबी ने भी उन्हें जवाब नहीं दिया। केवल अदानी समूह ही खंडन क्यों कर रहा है? सेबी को भी करना चाहिए कि यह रिपोर्ट गलत है। आज हिंडनबर्ग ने ट्वीट किया है कि अब जाकर इस कहानी का खुला हुआ सिरा बंद हो सका है। फाइनेंशियल टाइम्स और ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट किया है कि जनवरी 2017 में अदानी के 3 में 4 शेयरों में चैंग और आहली की हिस्सेदारी कथित रूप से कम 13% तो थी ही। अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि इनके फंड पर गुप्त रूप से विनोद अदानी का नियंत्रण है। गार्डियन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वित्तीय दस्तावेजों को देखकर लगता है कि चैंग और आहली की 4 ऑफशोर कंपनियां हैं। दोनों के अदानी परिवार से संबंध रहे हैं और दोनों ही अदानी से जुड़ी कंपनियों के निदेशक हैं। इन लोगों ने मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में कंपनियां खड़ी की और कई हजार करोड़ रुपए बरमूडा के एक निवेश करने वाले फंड को भेजा जिसका नाम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड GOF। बरमूडा एक द्वीप है, वहां से दूसरी कंपनियों के माध्यम से पैसा भारत के शेयर बाजार में लगाया गया, केवल अदानी की कंपनियों में, केवल। और 2013 से यह खेल चल रहा है। गजब की यह कहानी है। गौतम अदानी चाहते थे कि वे फाइनेंशियल टाइम्स जैसा संस्थान बनाएं। जब चैनल खरीदा था तब इंटरव्यू में कहा था, फाइनेंशियल टाइम्स से ही यह बात कही थी। अब तो उसी फाइनेंशियल टाइम्स में उनकी कंपनी समूह के बारे में ऐसी भयानक खबरें छप रही हैं। अब इन खबरों को भारत विरोधी बताया जा रहा है। भारत विरोधी सोरोस के साथ फाइनेंशियल टाइम्स काम करता है या नहीं, और उस फाइनेंशियल टाइम्स को गौतम अदानी क्यों इंटरव्यू देते हैं? फाइनेंशियल टाइम्स की खबर की शुरुआत ही इस लाइन से होती है कि बरमूडा में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड GOF का दफ्तर बाहर से देखने में लगता है कि कोई सामान्य निवेश कंपनी है जिसे लेकर कोई विवाद नहीं, कोई जानता नहीं। लेकिन इसके भीतर 2 लोग इसके फंड का इस्तेमाल खास मकसद से कर रहे हैं। अदानी समूह में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, उसके शेयरों को खरीदने के लिए। अखबार ने बताया है कि आहली और चैंग ने 2009-10 के बीच कंपनियां खड़ी की जिनका कंट्रोल बाद में विनोद अदानी ने ले लिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि चैंग, आहली, विनोद अदानी के हाथों से होता हुआ पैसा दुबई से मॉरिशस, वहां से बरमूडा, फिर वापस मॉरिशस और फिर वहां से पैसा आता है भारत के शेयर बाजार में। लेकिन अखबार लिखता है कि इस निवेश में इस्तेमाल किए गए पैसे के स्रोत की जानकारी नहीं है। आपको ध्यान देना होगा कि CNBC को दिए गए बयान के बाद साफ हो गया था कि विनोद अदानी अंबुजा सीमेंट और ACC के मालिक हैं और अदानी समूह और विनोद अदानी एक ही हैं। तो क्या हम ठीक समझ रहे हैं? इस तरह पब्लिक का जो हिस्सा होना चाहिए उसमें भी कंपनी वाले अपने लोग बिठा लेते हैं। पब्लिक को लगता है कि काफी सारा हिस्सा फ्री फ्लोट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या इन सवालों को केवल अदानी समूह के खंडन से समाप्त मान लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट की हाई लेवल की कमेटी ने क्या यहां तक जाकर जांच की है जहां तक ये पत्रकार महीनों लगाकर पहुंचे हैं? इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट को भी इस कमेटी की रिपोर्ट पर फिर से विचार करना चाहिए या नहीं, यह भी सवाल है। सवाल है कि क्या नए पर्दाफाश के बाद सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से जांच के आदेश देगा? विनोद अदानी की भूमिका को लेकर नए नए सवाल उठते जा रहे हैं। क्या वही उन पैसों के अंतिम लाभार्थी हैं जो मॉरिशस से कथित रूप से अदानी समूह में लगाया जा रहा है? अदानी ग्रुप यही कहता रहा कि विनोद अदानी की उनके समूह में कोई भूमिका नहीं है, मगर इस साल मार्च में मान लिया गया कि वे प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं। मतलब उन्हीं भूमिका थी। उन्हें सब पता हो सकता है।
इस पर अदानी समूह ने रिपोर्टर से कहा है कि यह बात किसी से छुपाई नहीं गई है। विनोद अदानी के बारे में पूरी तरह से बता दिया गया है। यह भी बताया गया है कि वे विदेशी नागरिक हैं। अदानी की मूल या सहायक कंपनियों में किसी प्रकार का पद नहीं है उनके पास। 2013 में अदानी समूह का मार्केट कैप मात्र $8 अरब था, जो पिछले साल $260 अरब हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों के दाम गिर गए। चंद दिनों के भीतर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर के पायदान से हटकर 24वें नंबर पर आ गए। गौतम अदानी इस समय फोर्ब्स की अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 24 नंबर पर ही हैं। विनोद अदानी 184 नंबर पर। इनकी नागरिकता साइप्रस लिखी हुई है। अदानी समूह ने अपने जवाब में आगे यह भी लिखा है कि हम सिरे से फिर से दोहराए गए इन आरोपों को खारिज करते हैं। ऐसा लगता है कि सोरोस के फंड से चलने वाले विदेशी मीडिया के कुछ हिस्सों ने फिर से हिंडनबर्ग की आधारहीन रिपोर्ट को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। यह तो पता ही था कि ऐसा होगा, क्योंकि मीडिया ने पिछले ही हफ्ते इस बारे में रिपोर्ट किया, यानी पीटीआई और उनके चैनल में भी ये खबर छपी थी। अदानी समूह को यकीन है कि उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन वो तो ये बात कहेंगे ही। क्या जांच एजेंसियों को भी यकीन है? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी वही यकीन है जो अदानी समूह को है? सवाल यह है, सारे पहलुओं को समझना और सरल तरीके से पेश करना आसान नहीं है, इसलिए हम यहीं पर इसे आज छोड़ते हैं। हम अगले वीडियो में और पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सोचिए कि 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, ताकि समय से पहले चुनाव की चर्चा में अदानी समूह को लेकर आई ये रिपोर्ट हवा में उड़ जाए। यह भी आपको पता चल ही रहा होगा कि रॉयटर्स ने 2 अधिकारियों से बात कर सूत्रों के हवाले से लिखा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं और आप सभी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अब इससे ज्यादा उज्जवल हो भी नहीं सकता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।